बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सर्द ठठरती हुई रात का पहर है। धुंध लम्हा ब लम्हा फैलती जा रही है। हर तरफ नीम व अंधेरा फैला है। हर जानिब खामोशी का गहरा सकूत फैला है। मैं उस वक्त एक ऐसी चीज की गग्गर में बैठा हुआ हूँ जिसे बिस्तर कहने में कोई हर्ज नहीं। ये चंद आहनी डंडों और तारों की मदद से बनी हुई है। इस पे कोई गद्दा भी नहीं, बस एक जायद कंबल पड़ा हुआ है जिसका रंग जैतूनी है। ये किसी भी तरह कोई आरामदेह चीज नहीं है, मगर ये तो उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेआरामी महसूस करूं। मुझे सुकून की बजाय परेशानी लाहक हो, तकलीफ महसूस हो। ये जगह कोई तहखाना है और ना ही किसी अंधेरी कोठरी बंगले का कोई खुफिया कमरा। ये हवालात है, शहर का बड़ा और किसी फिल्मी हीरो की तरह मशहूर व मारूफ ये पुलिस स्टेशन है। ये बात तवील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस पुलिस स्टेशन की तारीफ में जमीनों आसमान के गलाबे नहीं बांधूंगा। वो मैं पुलिस वाले मुझे इस पुलिस स्टेशन की हवालात से निकाल के जिली जेल में मुंतकिल करने का मंसूबा भी रखते हैं। इसके बाद वो मुझे फांसी घर हैंकिंग हाउस रवाना कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुझ पे पहले मुकदमा चलेगा, मगर ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि उन्होंने मुझे जिस वक्त अरेस्ट किया था तो मेरे हाथ में धुआं खारिज करती हुई गन पकड़ी हुई थी और मेरा दोस्त कनाट, जिसके हलक में एक सुराख हो गया था, मौत के लम्हात में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मौत ने उसे बोलने की कुछ मोहलत ना दी, बल्कि मैंने फौरन और उसी वक्त इकबाल जुर्म भी किया। मुझे अच्छे से मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हरकत करने के जेरे असर की गई थी और यही बात उन्होंने कही थी कि मैंने लॉरेंस कार्ड को जानबूझ के मौत के घाट उतारा है। वो कातलों को मार डालते हैं, लिहाजा वो मुझे भी खत्म करने का इरादा रखते हैं, खसूसन इस वजह से भी कि लॉरेंस कनार्ड ने मेरी जान बचाई थी। मगर मैं ऐसा सफाक निकला कि मैंने उसी को मार डाला। बिलाशुबा कुछ हकायक मेरे हक में भी हैं, मगर मुझे तवक्को नहीं कि ज्यूरी उनसे मुतासिर होगी। लॉरेंस कनार्ड मेरा बरसों पुराना दोस्त था। जंग के जमाने में मेरा उसका राब्ता टूट गया था। फिर हमारी मुलाकात वाशिंगटन में हुई, यानी जंग के खात्मे के चंद साल बाद। उस अरसे में हमारी ज़हनी हम आंगी में कुछ फर्क आ गया था। वो अब एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसके सामने अपना एक मिशन था। वो कोई काम बड़ी मेहनत से कर रहा था। वो क्या कर रहा था और उसका ये काम कैसा था, इसकी नोयत उसने सीगा रास में रख छोड़ी थी। उसकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो गुफ्तो शनीद का जरिया बन सकती। और रही मेरी बात, सो मेरी भी अपनी तर्ज की जिंदगी थी, मगर मैं किसी साइंसी तहकीक वगैरह में नहीं हुआ था। मुझे मेडिकल स्कूल से खारिज किया गया, जबकि कनाट ने तालीम जारी रखी। मैं बहरहाल उस पे शर्मिंदा नहीं था। इसमें नदामत की कोई बात न थी। दरअसल मैं लाशों को चीरने फाड़ने वाला मिजाज नहीं रखता था। मुझे ये काम कतई पसंद न था और मैं इसे करना भी नहीं चाहता था, और बददर्जे मजबूरी अगर मैं करना भी तो निहायत बुरी था। जाहिर है कि स्कूल तो मुझे छोड़ना ही था, सो मैंने छोड़ दिया था। यही वजह थी कि मेरे पास डिग्रियों की ऑनलाइन भी न थी। सीन कार्ड की नौकरी के लिए डिग्रियों की जरूरत भी न होती। सीन कार्ड की नौकरी, भला इस पेशे की कोई दिक्कत होती है क्या? मगर मुझे पसंद थी। आई लाइक इट। अगर गार्ड आसपास मौजूद हो तो सीनियर साहिबान हाथ से मुतमिन रहते हैं और उनका रवैया दोस्ताना रहता है। उनसे साल में हुकूमत के अंदरूनी मामलात के बारे में अच्छी खासी मालूमात मिल जाती है। फिर एक सीनियर गार्ड अक्सर कार अपनी आमद के लिए साबित होता है, खसूसन अखबारी नुमाइंदों के लिए। इसके जरिए उन्हें अखबार के लिए कैसी खबरें मिलती हैं जो सुहरियों के साथ शाये हो सकें। हुकूमती अरकान को भी इससे काम की बातें मालूम हो सकती हैं जो उनके पेशे के लिए दूरे असरात की हामिल हैं। जब गैलरी में गर्मा गर्म बहस हो रही होती है तो सीन कार्ड के कानों में हकीकतन बड़ी मुफीद बातें पहुंचती रहती हैं। लॉरेंस कनार्ड भी ऐसे अफराद में से एक था। एक दिन सड़क पे मेरी उससे इत्तफाकिया मुलाकात हो गई। हमारे दरमियान गपशप होने लगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे सेन की विजिटर गैलरी में पहुंचा सकता हूं, जहां फॉरेन रिलेशन पर डिबेट होना थी। फिर मैंने दूसरे दिन फोन करके उसे बताया कि मैंने उसके लिए एक पास हासिल कर लिया है। फिर वो अजलास देखने के लिए पहुंचा
वो उस वक्त अपनी गमज़दा आंखों से इश्तियाक के साथ इधर मुतवज्जे था जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तकरीर के लिए खड़ा हुआ था। अचानक के गैर मुतवक्के चीख फिजा में गूंजी और सेंट्रल अमेरिकनों के चंद मुतअस्सिब अफराद ने अपने इख्तियार निकाल लिए और इस बात की कोशिश में लग गए कि वो अमेरिकी पॉलिसी को बज़ोर हथियार तब्दील कर सकें। शायद किस्सा आपके इल्म में भी हो। उनकी तादाद 3 थी। 2 के पास गनें थी, एक के पास एक दस्ती बम था। पिस्टल वालों ने 2 सेंटरों, एक गार्ड को जख्मी किया। मैं वहीं मौजूद था और कनार्ड से बातें कर रहा था। मैंने उस शख्स को ताड़ लिया जिसके पास दस्ती बम था और मैंने उसे फुर्ती के साथ दबोचा। उसने भी रद्दे अमल में जवाबी हरकत की और मैं हाथ में पकड़ा हुआ दस्ती बम झटके के साथ उछाल दिया। मैंने उसे तो पकड़ लिया मगर उसका फेंका हुआ दस्ती बम फिजा में था। उसकी पिन भी निकली हुई थी। फिर मैं उसे छिपने के लिए पलका। मेरा दोस्त लांस कनार्ड मुझसे आगे था। उस जलसे में वो लम्हा किसी क़यामत से कम न था। तमाम मामलात बेहद मस्त और होलनाक थे। घूमते हुए बम जैसे ही जमीन पे गिरा, लांस कनार्ड भी उछलते हुए उस पे जा गिरा। अफरा तफरी के आलम में भागते हुए बेशतर लोगों के मुंह से दहशत भरी चीखें निकली। मैं भागता भागता ठटक गया। मुझे 100% यकीन था कि अब लांस कनार्ड मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। बम के फटने के साथ ही लांस कनार्ड के जिस्म के भी सैकड़ों बल्कि हजारों टुकड़े हो जाएंगे और उसके गोश्त के खून आलूद लोथरे इधर उधर उड़ते। शायद मुझ पे भी उसके जिस्म के खून आलूद गोश्त के लोथरे आन गिरते। बट इससे पहले कि बम फटते हुए कोई जारहाना माहौल पैदा करता, लांस कनार्ड ने बम फटने से कबल अपने जिस्म को बिजली जैसी हरकत दी और किसी तरह अपने जिस्म के तले से बम इस कदर दूर और नीम मैरान से गोशे में फेंका कि जब वो फटा तो किसी पे कोई और किस्म की आंच ना हुई, क्योंकि बम बहरहाल फटा था। अलबत्ता उसके टुकड़ों से किसी को कोई जख्म नहीं आया था। अखबारों की खबरों के मुताबिक बम के धमाके से लांस कनार्ड बेहोश हुआ था। फिर वो कोई 6 घंटे तक गशी की हालत में रहा और जब वो गशी से निकला तब भी वो पूरा दिन नीम मुर्दा सा पड़ा रहा। अखबार वालों ने हम दोनों को हीरो बना के पेश किया, खसूसन लांस कनार्ड को। उन्होंने लांस कनार्ड की बड़ी ही तारीफ की थी। दूसरे दिन मैं उससे मिलने गया। वो मुझे देख के बड़ा खुश हुआ। वो बोला, बरोट, वाकई ये एक जानलेवा वाकया था। लांस, मैं समझता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए अफसुर्दा से लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम, बस मैं बम की तरफ लिपका कि उसे फटने से कबल किसी और जानिब फेंक दूं। अखबारों में तुम्हारी जुर्रत की बड़ी तारीफ लिखी गई है। तुम्हारी बहादुरी का ये कारनामा हर न्यूज़ पेपर में छाया है। मैंने उसे बताते हुए काबिल तारीफ अंदाज में कहा, उनका कहना है कि तुम बिजली की सी तेजी से हरकत में आए थे। कोई भी देख नहीं सका कि ये सब भला कैसे हुआ। भला वहाँ उस हिटलर में गौर से कौन देखता? कनार्ड ने संजीदगी से बोलते हुए कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, लेकिन मैं देख रहा था। वो लम्हे भर तक खामोशी के साथ मुझे देखता रह गया। मैं दोबारा बोला, मैं तुम्हारे और बम के दरमियान था। तुम किसी भी तरह मुझसे गुजर के आगे नहीं जा सकते थे, ना सामने से, ना ऊपर से, ना ही मेरे अंदर से, मगर फिर भी तुम बम के ऊपर पहुंच गए। उसने एग्री होने वाले अंदाज में अपना सर आहिस्ता से झटका। यही नहीं, तुम बम पे गिर गए थे। ये बम तुम्हारे बदन के तले ही फटा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये बात मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे ऊपर था। हमने फट के तुम्हें गैलरी के फर्श से उठा के फेंका, पर तुम उसके बावजूद भी सेव रहे। क्या तुमने कोई बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ लिबास पहना हुआ था? उसने अपना हलक साफ किया और बोला, देखो बात दरअसल तमहीद की जरूरत नहीं। मैंने फौरन उसकी बात काट दी। उसने अपना चश्मा उतारा, उसे साफ किया, फिर अपनी गमज़दा आंखें मली और बड़बड़ाया, तुमने शायद अखबार में नहीं पढ़ा, वो बम हम में से कोई गज पर फासले पे जाके फटा था। कनार्ड, मैंने बड़े सुकून भरे अंदाज में उससे कहा, मैं खुद उस जगह मौजूद था। तुम शायद ये बात इग्नोर कर रहे हो। अब वो खासी नाखुश सा नजर आने लगा था। अपनी कुर्सी पे कुछ ढीला सा होते हुए उसने मुझे घूरा। लांस कनार्ड एक मुख्तसर सा आदमी था। कुर्सी बड़ी सी थी, इसमें वो और भी मुख्तसर सा लगा था मुझे। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। फिर वो हंसा। मुझे उसकी हंसी ने हैरान सा कर दिया। लग रहा था जैसे वो हाथ से खुश हो। चलो ठीक है ब्रूट, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार जल्दी या देर ये बात मुझे किसी न किसी को बतानी ही थी। तुम ही सही, तुम मेरे काबिले एतमाद दोस्त हो। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर एक लम्हे तौक़ुफ़ के बाद उसने बोलना शुरू किया। ताहम मैं बातें तो नहीं बताऊंगा कि लांस कनार्ड ने मुझसे क्या कहा था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जरूर। बस वो हिस्सा छुपाऊंगा जो अहम तरीन है। इस अहम तरीन हिस्से को मैं किसी को भी नहीं बता सकता। लांस ने बोलने की शुरुआत कुछ ऐसी की, मुझे उम्मीद है बरोड कि तुम्हें शायद वो बातें याद होंगी। जरा तौक़ुफ़ के लिए वो रुक के मुस्कुराया। ये हासी शफीक सी मुस्कुराहट थी। मेरा मतलब इन बहसों से है जो हमारे दरमियान कैफेटेरिया में बैठकर हुआ करती थी।
तुमने गालिबन एक बार कहा था कि आदमी के दिमाग के अंदर बहुत सी कुव्वतों के अलावा एक कुव्वत साइकोकुन्स होती है। क्या इस तरफ इशारा कर रहे हो तुम? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। अगर मैं गलत नहीं तो यकीनन तुम्हारा इशारा उसी तरफ है, क्यों ना? गोया तुम्हें याद है, उसने मुस्बत लहजे में कहा। हाँ, तुमने कहा था कि जहन की कुव्वत से उंगली तक हिलाए बगैर किसी और जरिए के आदमी अपने जिस्म को फौरी तौर से किसी भी जगह से किसी और जगह मुंतकिल कर सकता है। तुमने कहा था कि दिमाग के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस ये बात कहते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं अव्वल दर्जे का अहमक हूँ। तुम भी ये ऐसी ही बात, भला सिर्फ सोच के जरिए जिस्म किस तरह किसी और जगह जा सकता है। मगर मैं गैलरी में मौजूद था। मैंने अपने होठों को जुबान से तर किया और लांस की बात की तरफ देखा। मैं पसीने में नहाया हुआ था। लांस कनाट ने कहा, जरा तसव्वुर करो, मुझे उम्मीद है कि मेरी हैरत मेरे चेहरे से भी जाहिर हुई होगी। विकास, उसने मेरा शाना थिपका। संजीदा होते हुए उसने मेरी तरफ देखा। बिल्कुल ब्रोड, तुम गलती पर हो, मगर ठीक भी हो। बेशक तन्हा दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता, कनाट ने कहा और उसकी आंखें चमक उठी। उनमें खिजानी कैफियत उभर आई थी। लेकिन वो दोबारा बोलते हुए कहने लगा, पर कुछ ऐसी तकनीकी और तरीके हैं जो जहन को मादी कुव्वतों से मुंसलिक कर देते हैं। उसका लहजा रमा हुआ। और तुम जानते हो कि हम जो काम करते हैं वो मादी कुव्वतों से ही करते हैं। इसके जरिए तो हर चीज मुमकिन होती है। समंदर पे परवाज की जा सकती है। सिर्फ चंद सेकंड भर में किसी बम के धमाके को दूर किया जा सकता है। और तुमने यही काम मुझे करते देखा। मगर इसके लिए एनर्जी या तवानाई दरकार होती है। दरअसल फितरी कवानीन से मुंतशिर नहीं। नतीजे में पूरा एक दिन में तकरीबन मफलूज हालत में पड़ा रहा। मगर ये एक मुश्किल केस था। किसी गोली को खदफ से हटाने का काम निस्बतन ज्यादा आसान होता है। इससे भी आसान काम ये है कि चैम्बर में से कारतूस निकाल के जेब में रख लिया जाए ताकि गोली चल ही न सके। क्या तुम इंग्लैंड के शाही ताज का हीरा जानते हो? मैं चाहूँ तो उसे भी तुम्हारे लिए हासिल कर सकता हूँ। क्या तुम मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हो? मैंने कनार से पूछा। नहीं, उसने सोचते हुए कहा, मगर ये तो तोहम परस्ती, ख्याल खानी के बारे में क्या कहते हो? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। तुम्हें कुछ पुरानी बातें और याद आई गई हैं शायद, उसने आम पहन के लहजे में बोलते हुए कहा। अब उसके तासुरात साफ हो गए थे। फिर उसने अपने चेहरे का रुख मेरी तरफ किया। मगर नहीं, ये भी मुमकिन नहीं हो सकता है कि आइंदा दिनों में इस सिलसिले में कुछ सामने आए, मगर फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं। ताहम और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसी किस्म की कही जा सकती हैं, मगर वजूद उनका होता है। बस मानने और ना मानने की बात अपनी अपनी होती है। जो देखता है वो मानता है, मुतासिर होता है। इनमें सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाज को मुहारत, दिमाग का फंक्शन या पुरअसरार जादू और तजुर्बे की हरकत इसरारी होती है। मैं चंद ऐसी बातें मानता हूँ और उन्हें कर सकता हूँ। मैं जारी लम्हे में होने वाली हर बात सुन सकता हूँ। मैं जो कुछ देखना चाहूँ देख सकता हूँ, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह हो रहा हो। बेशक ये एक मुश्किल काम है। इट्स सो हार्ड वर्क, बट मेरे अमकान से बाहर नहीं। मैंने मरीख सियारी को देखा है। ये बिल्कुल एक चट्टानी तोते जैसा है। मैंने अपना हलक साफ किया। मुझे तुम अपना कोई अमली जाहिरा दिखाओ, मैंने ख्वाहिश की। मेरी ये बात सुन के कनाट मुस्कुराया। अब उसे मजा आने लगा था। बरसों से वो इस राज को अपने सीने में छुपाए हुए था, अपने तक रखे हुए था। उस दिन से जब अपनी तहकीक में पहला सुराग पाया, आज तक दरमियान में न जाने कितना वक्त उसने तजुर्बे करते हुए गुजारा, कितनी बार वो नाकाम हुआ था। अब उसे ये सब बातें किसी से कहने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत खुश था इस बात पर कि उसे कोई माकूल सुनने वाला हमराज मिल गया था। अच्छा तो तुम कुछ देखना चाहते हो, उसने कहा। ठीक है। उसने कमरे में आगे पीछे देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ के बोला, बरूट जरा इधर खिड़की की तरफ देखो। मैंने उस तरफ देखा। वो आप से आप खुल रही थी, फिर उसके दोनों पट खुद बहुत आप से आप ही बंद हो गए। अब जरा रेडियो की तरफ देखो। मुझे कनाट की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सर घुमा के रेडियो की तरफ देखा। मुझे क्लिक की आवाज सुनाई दी और वो रेडियो खुद ब खुद ऑन होते हुए बजने लगा। मेरी हैरत की कोई इंतहा न थी। मेरी आंखें हैरत से फैलते हुए साइडों में जा लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे कनाट कोई बहुत बड़ा जादूगर हो। उसके बाद दोबारा रेडियो से क्लिक की आवाज आई और रेडियो बंद हो गया। देखते रहो रेडियो की तरफ। कनाट की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने रेडियो पे नजरें जमाई। फिर मुझे हैरत का एक और झटका लगा। रेडियो अपनी जगह से एकदम गायब हुआ। इससे पहले कि मैं कनाट से कुछ कहता, कुछ देर के बाद ही वो रेडियो फिर अपनी जगह पे मौजूद था और फिर दोबारा नमूदार होते हुए वापस अपनी जगह पे आ चुका था। मैंने उसे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचाया। लांस कनाट ने खामते हुए कहा। मैंने रेडियो को इलेक्ट्रिक तार प्लग से जुदा होते हुए देखा, फिर वो जमीन पे गिर गया। मुझे कनाट की रहनुमाई सुनाई दी। बस अब मुझ में दम नहीं रहा। वो कुछ देर तक सांसें दुरुस्त करता रहा, फिर वो बोला, अब मैं तुम्हें एक जरा मुश्किल और टफ सा काम दिखाता हूँ।
फिर उसने रेडियो की तरफ इशारा किया। अब मैं इस बगैर तार के रेडियो को चला के दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद। कनाट ने अपना मुंह बंद किया। वो बड़ी गौर से रेडियो पे निगाहें जमाए हुए था। मैंने उसके डायल को खुद ब खुद हरकत में आते देखा। फिर उसके अंदर खड़खड़ाहट हुई। मैं होंठों पे होंठ जमाए अपनी जगह पर से उठा। मैं लांस कनाट के हुक्म में था। ठीक उसके सर पे वो चौंक रेडियो की तरफ मुतवज्जे था, इसलिए उसे मेरी मौजूदगी के बारे में इल्म ना हुआ। करीबी टेबल पे टेलीफोन रखा था। मैंने एक जबरदस्त खतरा मोला, मगर मैं नाकाम ना रहा। रिसीवर उठा के मैंने सर के करीब बुलंद किया और जबरदस्त अंदाज में उसकी कनपट्टी पे दे मारा। रिसीवर की ज़रब उसकी कनपट्टी पे बेहद कारी साबित हुई। उसके मुंह से हल्की सी कुर्बनाक चीख निकली और फिर वो तिवरा के वहीं फर्श पे गिर गया। मैंने कदरे ताकत से 2 फरबात और लगाई और मुझे यकीन हुआ कि अब वो काफी देर से बेहोश रहेगा। मैंने उसे सीधा किया, रिसीवर वापस क्रेडल पे रखा। मैंने तमाम कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। मुझे अपने काम की चीज एक तरह से मिल गई। ये उसके नोट थे, याददाश्तें, सारी मालूमात, वो राज। ये सब कुछ किस तरह किया जा सकता था? सब कुछ तो था ये सब। मैंने दोबारा रिसीवर उठाया। कनाट को जब लगाने के लिए नहीं बल्कि फोन करने के लिए मैंने नंबर डायल किए। रिसीवर कान से लगाया। ये फोन मैंने वाशिंगटन पुलिस को किया था। फोन करने के बाद मैं पास पड़े हुए एक सोफे पे बैठा। मैं पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। फिर जब मुझे उनकी गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए तो मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी सर्विस गन सीधी की और फर्श पे पड़े हुए कनाट के करीब पहुंच गया। वो इस दौरान बेहोशी के आलम में था। मैंने गन की नाल उसके हलक में लगा के ट्रिगर दबाते हुए फायर किया। धमाके के साथ गन ने झटका खाते हुए कहखा लगाया। कनाट का बदन पूरी जान से तड़प के यकलकसा कट गया। खून के सुख छिंटे मेरे जिस्म के साथ फर्श पे इधर उधर बरसते चले गए। मुझे अपने हुक्म में बेशुमार कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। 2 गाड़ियों में गालबन 20-25 पुलिस वाले आए होंगे। ताहम मैं वहाँ से आसानी से भाग सकता था, मगर मैं वहाँ से एक कदम भी ना हिला, क्योंकि मैं दूसरा कनाट नहीं बनना चाहता था। फिर अचानक धमाके के साथ मेरे हुक्म में दरवाजा खुला। देखिए, मैंने कहा था ना कि लांस कनाट को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोस्त थे और मुझे उस पर बेहद एतबार था, मगर ये मामला बड़ा अहम था, जिंदगी से भी अहम तरीन। ये सिर्फ 23 अल्फाज थे जिनके जरिए सब कुछ किया जा सकता था। इन्हीं 23 अल्फाज के जरिए कनाट ये सब कुछ कह रहा था। ये तमाम जादूगरी उन्हीं 23 अल्फाज की थी। जो कोई भी पढ़ना चाहता था इन 23 अल्फाज को पढ़ के ये काम कर सकता था। हत्या के मुजरिम लोग, गद्दार अफराद, पागल सभी आदमी ये 23 अल्फाज पे मुश्तमिल फार्मूला सभी इस्तेमाल कर सकते थे। लांस कनाट दयानतदार आदमी था और एक अच्छा आइडियोलिस्ट भी था। मगर जरा सोचिए, अगर किसी आदमी को खुदाई मिल जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है। फर्ज करिए आपको सिर्फ 23 अल्फाज दिए जाएं, जिनकी मदद से आप बैंकों के सेफ तोड़ सकें, बंद कमरों में घुस सकें, दीवार के आर पार जा सकें। फर्ज करें कि गोली से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, बम आपको उड़ा ना सके, या पलक झपकते ही मीनू का फैसला तय कर लें। तो फिर कहते हैं कि ताकत का नशा बहुत बड़ा होता है। ये आदमी को आदमी नहीं रहने देता, इंसान को शैतान बना देता है। और फिर अगर मुकम्मल इक़्तिदार मिल जाए तो फिर ये ऐसे 23 अल्फाज थे जो मुकम्मल इक़्तिदार थे। जिसे चाहें और किसी भी वक्त में आप जेल से निकाल सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। मगर मैं किसी को ये 23 अल्फाज नहीं बताऊंगा, अपने कारीन को भी नहीं। बेशक लांस कनाट मेरा दोस्त था, मगर मैंने उसे निहायत सख्त अंदाज से मार डाला। मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब सिर्फ ये था कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। उस अजीम राज के साथ उस पे एतबार नहीं किया जा सकता था जो उसे सारी दुनिया का आका बना सकता था। कारीन, मुझ पर गुस्सा मत हो। आप सोच रहे होंगे कि मेरे मरने के साथ ये 23 अल्फाज का अजीम फार्मूला मैं अपने से फना करने जा रहा हूँ। राज को राज ही बना रहा हूँ। कोशिश करें कि ये 23 अल्फाज का फार्मूला कोई मुझसे हासिल कर ले। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि मैं यानी बरोड़ तो मरने वाला हूँ, फिर कैसे? चलिए चुपके से एक बात होंठों पर ले ही आता हूँ। हाउएवर, मुझ पे एतबार किया जा सकता है।